तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो हम मैं भी थोड़ा ठीक हूँ, अब रिकवरी हो रही है, हीलिंग हो रही है। और 2-3 दिन से जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया था कि एक्सीडेंट हुआ है, तो अब काफ़ी मेरी सेवा भी हो रही है, घर वाले काफ़ी सेवा कर रहे हैं। तो आई होप कि मैं बहुत जल्दी रिकवरी कर जाऊँगा। तो जैसे कि मैंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो, एज आई प्रॉमिस यू कि हमारी नेट की क्लासेस जो है रहेंगी कंटिन्यू, ठीक है। तो हमारा जो टॉपिक हुआ था लास्ट लेक्चर में, वो उसमें था हमारा वेरियस थ्योरीज ऑफ कोस्ट, यानी कि कोस्ट जो है कैसे कैसे बनी है, कैसे उसका डिवीज़न हुआ है, वो सारी बातें हमने की थी। अब जैसे इसमें लिखा भी हुआ है कि हमने थ्योरी ऑफ कोस्ट को जो है 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एक तो ट्रेडिशनल थ्योरी और एक जो है मॉडर्न थ्योरी। यहाँ पे ये गलती से मनी लिखा गया है, लेकिन एक जो इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट होते हैं वो गलतियाँ जल्दी पकड़ जाते हैं। तो यहाँ पे मनी थ्योरी नहीं है, यहाँ पे मॉडर्न थ्योरी आएगा। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कोस्ट्स आर मेनली ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स: टोटल कोस्ट, एवरेज कोस्ट, मार्जिनल कोस्ट। इसके बारे में भी हमने विद टेबल आपको समझाया था कि कैसे कैसे जो है आपके टोटल कोस्ट को हम काउंट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि TC इज इक्वल टू FC प्लस VC, यानी कि फिक्स्ड कोस्ट और वेरिएबल कोस्ट दोनों को मिला के जो कोस्ट आएगी उसे हम टोटल कोस्ट कहेंगे। फिर आगे चलते हैं। फिक्स्ड कोस्ट का जैसे हमने कहा था, देखो ये रही, हमने उस दिन भी डिस्कस किया टेबल के थ्रू कि जैसे ये सारी सेम है, चाहे प्रोडक्शन 1 हो या प्रोडक्शन 4 हो, कोस्ट जो है हमारी सेम ही रहेगी। तो लेकिन जो हमारी दूसरी कोस्ट होती है वो जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वेरिएबल कोस्ट जो है विद प्रोडक्शन चेंज होती है। अगर प्रोडक्शन कम है तो वेरिएबल कोस्ट भी कम होगी, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो भी बढ़ेगी। तो यहाँ पे और फॉर्मूला है, जैसे ये टोटल फिक्स्ड कोस्ट, इसमें लिखा हुआ है एक्सप्लिसिट फिक्स्ड कोस्ट प्लस इम्प्लिसिट कोस्ट। इसको हम बोलते हैं अस्पष्ट लागतें और स्पष्ट लागतें। अस्पष्ट लागतें तो वो है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन होती तो है, और इम्प्लिसिट कोस्ट क्या है, जो कि विजिबल हो, जो कि दिखाई दे। अब इसका एग्जाम्पल आप कहोगे सर क्या एग्जाम्पल हो सकता है। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि जैसे स्पष्ट लागत तो वो है, जैसे बिजली का खर्चा है, पानी का खर्चा है, रॉ मटेरियल है, ट्रांसपोर्टेशन है, बिल्डिंग का है, किराया टैक्स है, ये सब क्या है, ये सब है एक्सप्लिसिट जो है हमारी, और मतलब यानी स्पष्ट लागतें हैं। और दूसरा होता है अस्पष्ट लागतें, यानी कि जो होती तो हैं लेकिन विजिबल नहीं होती है। अब मान लीजिए कि जो प्लांट जहाँ पे बना हुआ है, फैक्ट्री जहाँ पे लगी हुई है, वो ज़मीन मेरी खुद की है, ठीक है। तो वहाँ पे मुझे फिर किराया नहीं देना पड़ेगा, तो वहाँ पे लागत तो है लेकिन वो देनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि लेकिन अगर वही ज़मीन जो है किराए पे होती तब हमें जो है ये देना पड़ता। उसके बाद है हमारा TFC इक्वल टू TC माइनस TVC, कि टोटल फिक्स कोस्ट क्या है, जो टोटल कोस्ट है उसमें से वेरिएबल कोस्ट निकाल दे तो क्या बचेगी, आपकी टोटल फिक्स कोस्ट बचेगी। फिर यहाँ पे बात होती है वेरिएबल कोस्ट की। अब ये जो है फिक्स कोस्ट की तरह फिक्स नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पे था 0 था तो वेरिएबल कोस्ट 0 थी, फिर 1 2 3 4, फिर इसमें चेंज आया 20 30 32 34, और इधर प्रोडक्शन में भी चेंज हुआ। तो ऐसे ऐसे करके जो है ये जो बात हुई थी हमारी लास्ट लेक्चर में, कि मैंने फिर आपको कहा था कि एक लेवल के बाद जो है आपकी जो वेरिएबल कोस्ट है वो जो है कहीं ना कहीं जाके तो डिक्लाइन हो, यानी कि उसका जो रेट है वो कम होगा किसी न किसी लेवल पर जाके। तो वो उसका रीज़न क्या था कि जब हम मास लेवल पे कोई चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं बड़े स्तर पे, तो वहाँ पे जो है एक पॉइंट के बाद जो है, जिसे हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, उसके बाद जो है टोटल वेरिएबल कोस्ट जो है गिरना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब हम बल्क में कोई चीज़ लेते हैं, यानी कि भारी मात्रा में कोई चीज़ खरीदते हैं, तो वो उसकी जो पर यूनिट कोस्ट है वो कम हो जाती है।
उसके बाद फिर ये रिलेशन की बात आई थी, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट आपका एग्ज़ाम में भी आएगा। तो इसमें हमने जो रिलेशन की बात की थी कि टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में से वेरिएबल कॉस्ट निकाल दे, जो बच गई वो फिक्स्ड कॉस्ट है। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल कॉस्ट में से फिक्स्ड कॉस्ट निकाल दो, वो बच गया आपका TBC। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और तो ये रिलेशन है इनका सबका, फिक्स्ड कॉस्ट का, वेरिएबल कॉस्ट का रिलेशन, और इसमें दिखाया गया है। अब जैसे कि आपकी टोटल कॉस्ट जो है इन दो से मिलके बनी है, FC प्लस VC। इन दो को जोड़ने से क्या आ रहा है, टोटल कॉस्ट आ रही है। तो अब जैसे आप देख रहे हो फिक्स्ड कॉस्ट तो बिल्कुल है कांस्टेंट, नो चेंज, लेकिन आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 0 से स्टार्ट होती है। जैसे जैसे हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जैसे हमने ये क्वांटिटी ली तो यहाँ पे PC ये है, फिर हमने और बढ़ाई, फिर ये, फिर हमने और बढ़ाई, फिर ये और बढ़ाई, फिर ये, तो ऐसे ऐसे करके है। तो रिलेशन हमने आपको अच्छे से समझाया था। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर इसमें कहा है इम्पोर्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट, कि भाई दोनों में क्या अंतर है और क्यों ये ज़रूरी है। तो ये चीज़ भी हम देख लेते हैं कि दोनों में क्या अंतर है, और फिर हम देखते हैं। तो इन्होंने कहा है द डिस्टिंक्शन इज इम्पोर्टेंट इन प्राइस थ्योरी, एवरी फर्म हैज़ द ऑब्जेक्ट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स और मिनिमाइज लॉस। कि हर फर्म का जो है एक ही गोल होता है मैक्सिमम, वो क्या होता है कि अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना, ठीक है। या हो सकता है कि हर बार जो है वो मैक्सिमम ना हो, तो क्या होएगा फिर, मिनिमम लॉस, कि कम से कम नुकसान हो। अब आपकी कोई भी काम देख लीजिए, इसका अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, इस दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे हैं जो सीजनल है, ठीक है। सीजनल इस केस वे में, अब जैसे कि आपको कैसे समझाए कि जैसे अगर मैं टूरिज़्म की बात करूँ, ठीक है, उन जो बड़े बड़े होटल हैं जैसे कुल्लू मनाली है, लोग उधर हनीमून के लिए जाते हैं, शिमला जाते हैं, जो भी घूमने फिरने की जगह है, या सिंगापुर जाते हैं, ठीक है। तो उन होटल वालों को ये तो पता है कि हमारे यहाँ पे जो कपल्स आएंगे, हस्बैंड वाइफ आएंगे, वो मैक्सिमम किस मंथ में आते हैं, उनको पता है। वो जो है दिसंबर से लेके मार्च तक, और उसके बाद जो है जनवरी, जून एंड जुलाई, ये उनका पैटर्न रहता है कि सिर्फ इन 4-5 मंथ में ही टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो उस टाइम पे उनका प्रॉफिट हो जाता है मैक्सिमम 5 महीने, ठीक है। अब साल में तो होते हैं 12 महीने। अब चलो मान लिया कि 5 महीनों ने उन्होंने काफ़ी प्रॉफिट कमाया, लेकिन जो बाकी के 7 महीने हैं वो कैसे करते होंगे, क्योंकि वहाँ पे फिर सीधी सी बात है टूरिस्ट कम जाएंगे, वो क्योंकि वो सीजनल चीज़ें होती है, जैसे नई नई शादी होती है या जो भी है, या ऑन एंड एवरेज क्या है कि सिर्फ 5 महीने उनका पीक सीजन है और बाकी 7 महीने क्या है, वो बिल्कुल लो रहते हैं। तो जो 5 महीने हैं वो कौन से स्टेज है उनकी, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने की, बहुत प्रॉफिट कमाएंगे वो। रूम का रेट महंगा कर देंगे, अगर 1000 होगा तो 3000 बोल देंगे, बट पीपल विल बी स्टिल रेडी टू बाई दैट रूम। तो ये एक चीज़ है कि भाई आप जो है 5 महीनों में मैक्सिमम प्रॉफिट करोगे, लेकिन अब बाकी के जो 7 महीने हैं तो अब आप होटल तो बंद नहीं कर सकते ना। अगर कस्टमर एक दो ही आ रहे हैं ऑफ सीजन में, कस्टमर आप होटल तो बंद नहीं करोगे, क्योंकि मार्केट में अगर आपको बने रहना है तो आपको एक्टिव दिखना पड़ेगा, सीधी सी बात यही है। तो उसके बाद क्या है, मिनिमाइज लॉस, कि उनको जो है कोई यही कोशिश रहेगी कि हमारा जो लॉस है वो कम से कम रहे 7 महीने। तो ये एक चीज़ होती है कि कोई भी ये नहीं है कि भाई अब सीज़न है तो चालू कर लिया काम, ऑफ सीज़न है तो बंद कर लिया, ऐसे नहीं होता है इकोनॉमी में। तो इन्होंने आगे कहा इफ़ losses are unavoidable at times the price of the product may not coverage average total cost, then the firm will have to decide whether to shut down or produce some output। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि ठीक है मिनिमम लॉस जो है वो सहन कर लेगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वो फर्म या फैक्ट्री जो है बंद हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं शट डाउन पॉइंट, ठीक है। तो वो कहाँ पे आएगा,
तो इन्होंने कहा है कि एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे टोटल एवरेज कोस्ट यानी कि आपकी TAC टोटल एवरेज कोस्ट भी जो है पूरी ना हो पा रही हो। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई कहीं पे कोई होटल है और वहाँ पे इतने कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं कि आप अपने स्टाफ को सैलरी भी नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। तो अगर इतने लॉस में कोई होटल चल रहा है, कोई फर्म चल रही है, तब तो जो वो है शट डाउन पॉइंट ही होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट भी हम जो है रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको किसी एग्ज़ाम में, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि फर्म का शट डाउन पॉइंट कहाँ होता है, तो आप बोलना कि वहाँ पे होगा जहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट की भी रिकवर ना कर पाए फर्म, यानी कि एवरेज टोटल कॉस्ट भी बिल्कुल नेगेटिव में चली जाए, तब जो है वो फर्म का शट डाउन पॉइंट होगा। तो इन्होंने ये कहा है then the firm will have to decide whether to shut down or produce some output। उसके बाद है डिसीजन, मैंने आपको इसमें बता ही दिया, ये आप पढ़ लेना डिटेल में, नोट्स मैंने आपको ये दे ही रखे हैं हार्ड कॉपी में। तो सेम वही चीज़ें हैं इसमें। ब्रेक इवन पॉइंट का मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका ना तो प्रॉफिट हो ना लॉस हो। इसमें लिखा भी हुआ है एट टाइम्स द फर्म मे नॉट मेक एनी प्रॉफिट, इट जस्ट पेज टू प्रोड्यूस ए गिवन आउटपुट, टोटल रेवेन्यू इज जस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। द फर्म हैज क्रॉस्ड द लॉसेज जोन एंड इज अबाउट टू एंटर द जीरो प्रॉफिट जोन, द आउटपुट एट विच टोटल रेवेन्यू बिकम इक्वल टू टोटल कॉस्ट रिप्रेजेंट ब्रेक इवन पॉइंट। लेकिन इन्होंने कहा कि भाई चलो मान लिया कि ऑफ सीजन है, कुछ कामों का, तो हो सकता है कि मिनिमम लॉस में वो आ जाए, एक बार तो शट डाउन पॉइंट के पास पहुंच जाए कोई फर्म, लेकिन बाद में हो सकता है वो रिकवरी करे और वो जो है मिनिमम लॉस से कहाँ पे आ जाए, ब्रेक इन पॉइंट पे, कि इतने कस्टमर तो उस फर्म में है कि ना तो उनका प्रॉफिट हो रहा है ना उनका लॉस हो रहा है, लेकिन बिजनेस तब भी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि ब्रेक इन पॉइंट भी कोई दिक्कत नहीं है, इट्स ओके। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। फिर एवरेज कॉस्ट की बात हुई थी, ये बहुत सारे फॉर्मूलेशन है, ये आपको सब याद रखने हैं। एवरेज कॉस्ट को निकालने का तरीका क्या है, ये है टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। सिंपल सा फंडा है। मान लीजिए कि आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 1000 है और आपकी जो क्वांटिटी है वो 500 है, 500 है, तो आपको क्या करना है, जस्ट उसको डिवाइड कर देना है, तो वो आपकी जो है एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो इसमें बहुत सारे दिए हुए हैं, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, सबका एक ही फंडा है कि आपको क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर देना है। अब देखो ये है, यहाँ पे जो है टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 30 है, ठीक है। 30 को हम ऊपर ले लेंगे और इधर यूनिट्स कितनी है, 2, तो 30 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, इधर 15 आ जाएगा। कहीं और से उठा के देख लो, ये जैसे हमारा है 40, ठीक है, और यहाँ पे जो है यूनिट्स कितनी है, 7, तो हम जो है 40 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5.7। तो ऐसे जो है आपकी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे निकली हुई है। फिर बात आती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की, ये भी ऐसे निकलेगी। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ है, यहाँ पे, ये तो सेम ही रहेगी ना, लेकिन अगर आप वही है कि अगर 2 प्रोडक्शन कर रहे हो, 40 से डिवाइड करोगे तो आपका कितना जो है 20 आएगा। फिर आप इधर 9 पे चले गए लास्ट में, फिर भी ये 40 है, अब 40 को 9 से डिवाइड आपने किया तो कितना आया, 4.4। तो अब ये जैसे है आपका एवरेज कॉस्ट, ये कितनी है, ये भी यहाँ पे दी हुई है कि जैसे आपने जो है टोटल कॉस्ट आपकी यहाँ पे 70 है और उसको आपने 2 से डिवाइड किया, 35 आ गया। फिर यहाँ पे 80 है, उसको आपने 7 से डिवाइड किया तो 11.4 आपका आ गया। तो ये सब जो है फॉर्मूलेशन इसमें दिए हुए हैं। तो ये फॉर्मूले आपको जो है याद रखने हैं। अब ये डायग्राम बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इन फिगर 5 द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड विद ए व्यू टू टच द
horizontal axis, but it will not be so because average fixed cost can never be zero. Thus it is clear there is a output increase, average fixed cost go on diminishing. इसने ये बात कही है कि ये जो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व है ये ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये जीरो नहीं होएगा, इट इज़ इम्पॉसिबल, ठीक है ना, ये नेगेटिव होगा जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था। तो इसका मतलब क्या है, इस डायग्राम का मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन करते जाएंगे, जैसे देखो प्रोडक्शन कहाँ है, एक्स, x1, x2, x3, ठीक है, और इधर जो है कॉस्ट है। तो जैसे जैसे प्रोडक्शन x था यानी कि कम था तो कॉस्ट जो है ये इतनी आ रही थी, ठीक। फिर जो है x1 हुआ तो कॉस्ट जो है कम हुई, इधर आई देखो। फिर x3 हुआ तो कॉस्ट और कम होगी, इधर आएगी। फिर x4 बिल्कुल कम होती जाएगी। तो ये है इसका फंडा कि ये कम होगी अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। फिर है ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ये बिल्कुल अलग है उससे, फिक्स कॉस्ट वाले से, AFC से। ये जो है पहले कम थी फिर ये बढ़ती जा रही है। तो इसने कहा है जनरली द ABC फॉल्स एज आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम जीरो टू द नॉर्मल कैपेसिटी आउटपुट ड्यू टू द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, but beyond the normal capacity output, the ABC will rise steeply because of the operation of the law of diminishing return as has been shown in figure 6. In figure 6, the average variable cost curve assume the U-shape initially. The ABC curve falls after having the minimum point, the curve start rising. तो आपका जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है वो कैसा होगा, यू शेप होगा, यानी कि स्टार्टिंग में कॉस्ट ज़्यादा है वेरिएबल कॉस्ट, लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा कम होती जाएगी। और जैसे कि ये पॉइंट है, देखो ये मान के चलो कि x2 पॉइंट है, x1 पॉइंट पे ये जो है बिल्कुल कम है वेरिएबल कॉस्ट x1 पे। तो ये हमारे लिए बढ़िया स्टेज है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा और लालची बन जाए और क्वांटिटी जो है x2 कर दें और प्रोडक्शन करें तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट जो है देखो ये बढ़ रही है, आगे आगे ये बढ़ती जा रही है। तो आपको क्या कहना है कि जो वेरिएबल कॉस्ट होगी पहले वो क्या होगी, गिरना शुरू करेगी, फिर एक मिनिमम पॉइंट पे जाएगी और उसके बाद जो है फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। इसका जो शेप है वो यू शेप वो है। फिर यहाँ पे अगेन फिर से एक रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो ये और हम देख लेते हैं कि कैसे कैसे इसमें दिया हुआ है। सेम है, बस आपको कुछ नहीं करना है। देखो जैसे टोटल कॉस्ट है, इनसे आप डिवाइड आप कर सकते हो, दो से, इन दो से आप डिवाइडेड करते जाओगे तो ये निकलता ही जाएगा आपका, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। Why the short run AC curve is curve U shaped? इन्होंने कहा कि जो आपका शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व है वो यू शेप क्यों होता है। तो उसका जवाब इन्होंने क्या दिया है, इन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व आर of U shape. It means initially it falls and after reaching the minimum point it start rising upward. It can be on account of the following reason. तो ये कहा है कि आपका जो एवरेज कॉस्ट है वो यू शेप होने के कई रीजन है। पहला जो रीजन है ये क्या है, वो ये कहा है बेसिस ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इन्होंने लिखा है इट इज़ वेल नोन दैट एवरेज कॉस्ट इज द एग्रीगेट ऑफ द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट and average variable cost. To begin with, as production increase, initially the average fixed cost and average variable cost falls, but after a minimum point, average variable cost stops falling, but not the average cost. It is due this range that average variable cost reaches the minimum before AC. तो इन्होंने कहा देखो दोनों का ये रिलेशन है, एक तो आपकी होगी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एक है टोटल कॉस्ट। दोनों क्या है, गिरना स्टार्ट करेगी एक पॉइंट के बाद, लेकिन सबसे पहले जो है आपकी जो है
एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिनिमम होगी, उसके बाद जो है आपकी एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी। यानी कि अगर हम स्पीड की बात करेंगे, कौन सी कॉस्ट पहले कम होगी जाके, यानी मिनिमम पॉइंट पे जाएगी, तो वो आपकी कौन सी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और उसके पीछे पीछे कौन सी कॉस्ट है, आपकी एवरेज कॉस्ट। इस वजह से भी जो है ये यू शेप होता है। फिर अब बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। इसमें कांस्टेंट रिटर्न थे, इंक्रीजिंग रिटर्न थे, डिक्रीजिंग रिटर्न थे, उन सब की वजह से भी जो है ये आपका इसमें, इस वजह से ये जो है यू शेप हमारा है। इन्होंने लिखा भी हुआ है, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ऑल्सो रिजल्ट इन यू शेप ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट इफ इन द शॉर्ट पीरियड variable factors are combined with a fixed factor, output increase in according with the law of variable proportion, in other word the law of increasing returns। वो मैंने आपको कहा था कि उनकी एमपी जो है स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होगी जब आप लेवल में चेंज करोगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, तो उनकी जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एक लेवल तक बढ़ेगी, फिर जो है कम होना स्टार्ट हो जाएगी और एक स्टेज पे 0 हो जाएगी। तो ये बात भी हमने जो थी की थी इसमें। इंडिविजिबिलिटी ऑफ फैक्टर, वो मैंने एग्जांपल दिया था कि कुछ जैसे कि एक स्टोर कीपर है, उसका काम सुबह शाम जो है स्टॉक मैच करना है, काम तो वो 2 घंटे करता है लेकिन सैलरी उसको पूरे दिन के हिसाब से मिलती है, उसको हिंदी में बोलते हैं अविभाज्यताएँ, इंडिविजिबिलिटीज ऑफ द फैक्टर्स। तो उसकी वजह से भी जो है ये यू शेप होता है। फिर बात आती है मार्जिनल कॉस्ट की। ये थोड़ा कंफ्यूजन भी है लेकिन इम्पोर्टेंट भी है। सबसे पहले तो डेफिनेशन, तो इन्होंने कहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशन टू टोटल कॉस्ट ड्यू टू द एडिशन ऑफ द 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। इन्होंने कहा है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि जब आउटपुट करने के लिए एक एक्स्ट्रा यूनिट ऐड की जाती है और उससे जो है जो हमारा टोटल कॉस्ट है उसमें जो चेंज आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। बिल्कुल सिंपल सा है, पहले 10 बंदे थे, ठीक है, 10 बंदे का प्रोडक्शन जो है 5 था और कॉस्ट कितनी थी, 100 थी। 11वां बंदा लगाया, प्रोडक्शन हुआ 6, कॉस्ट जो है हमारी हो गई 100 से 110। तो वो जो 100 से 110 हुई है कॉस्ट, वो आपके क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। और इसमें और भी डेफिनेशन है कि मार्जिनल कॉस्ट एट एनी लेवल ऑफ आउटपुट इज द एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग 1 एक्स्ट्रा यूनिट मोर और लेस। कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि जब एक प्रोडक्शन की एक्स्ट्रा यूनिट कम या ज़्यादा करने से जो टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा वो आपकी मार्जिनल कॉस्ट है। तो ये इसका फॉर्मूला है MC = TCN - TCN - 1। यानी कि सिंपल शब्दों में क्या करना है आपको, ये यहाँ पे आपका आउटपुट बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक, और यहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट है 60 70 76 78 84। अब आपको क्या करना है, ये तो यहाँ पे 0 रहेगा, अब ये 70 है, 70 में से आप अगर 60 को माइनस करोगे तो 10 कॉस्ट आएगी, 76 में से 70 को माइनस करोगे तो 6 आएगी, 78 में से 76 को तो 2 आएगी, 84 में से 78 को 6 आएगी, 90 में से 84 को 6 आएगी, 108 में से 90 को 18 आएगी, 130 में से 108 को तो 22 आएगी। तो ये जो था इसका था मार्जिनल कॉस्ट का। तो मार्जिनल कॉस्ट भी जो है आपकी यू शेप पे देखो, यू शेप कैसे, पहले जो है गिरना स्टार्ट होएगी, एक पॉइंट पे मार्जिनल कॉस्ट बिल्कुल कम है, मिनिमम बिल्कुल एक पॉइंट पे, लेकिन अगर आप फिर भी अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू रखोगे तो क्या होगा, ये इधर आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगी। तो इसने फिर वही बात कही है, वाई इज द MC कर्व ऑफ यू शेप। तो आपको सेम रीज़न देना है जो हमने उसमें दिया था कि इन रीजन से जो है MC कर्व हमारा जो है डिक्लाइनिंग होता है। तो इसमें रिलेशन है फिर MC के AC के, ये भी आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ने हैं। तो एक ये तीसरा पॉइंट है, व्हेन AC राइजेज मार्जिनल कॉस्ट ऑल्सो राइजेज।
When AC rises, marginal cost to rise, but rate of increase in marginal cost is more than the average cost. फिर यहाँ पे स्पीड की बात हुई है कि देखो स्पीड ऐसी है कि जैसे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब AC गिरेगी, कम होगी, तो उसके पीछे पीछे जो है MC भी गिरेगी, ठीक है। तो ऐसा है कि एक लेवल के बाद क्या होगा, जब दोनों बढ़ना स्टार्ट करेगी तो इन्होंने कहा कि जो मार्जिनल कॉस्ट का बढ़ने का जो रेट होगा, MC का बढ़ने का जो रेट होगा, वो जो है ज़्यादा होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। फिर इसमें बहुत सारा रिलेशन है। MC कट AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट, कि जो आपका मार्जिनल कॉस्ट का जैसे हम उसमें बनाते थे परफेक्ट कंपटीशन में, जब मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें भी ये बात हुई थी। तो MC जो है AC को उसके सबसे निचले पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी। अभी ये फिगर देख लेते हैं, म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन MC एंड AC। इन फिगर 10, when marginal cost is more than the average cost has a tendency to rise. It seems as if marginal cost curve is pulling the AC curve upward. On other hand, when MC is less than AC, it pulls the AC curve downward. When MC is equal to AC, then the latter is constant. देखो भाई, मैं बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताऊंगा। MC क्या है? MC ये है कि जब MC खुद ऊपर जा रही है, ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझो कि MC जब खुद अगर राइज हो रही है तो क्या करेगी, AC को भी अपने साथ खींच लेगी। जैसे कि मान लो कि कोई बिल्डिंग चढ़ रहा है बंदा और उसके साथ एक बंदा और है, वो उसको सपोर्ट कर रहा है चढ़ने में अपने साथ साथ, तो वही हाल MC और AC का भी है। अगर जब दोनों राइज होंगे तो MC जो है पहले राइज होगा और AC उसके पीछे पीछे राइज होगा, ठीक है। और जब दोनों नीचे गिरेंगे तो वो कहते हैं जैसे टांग खींचना, ठीक है। तो टांग खींचने वाली बात है कि जब MC नीचे गिरेगी तो वो AC को भी अपने साथ नीचे गिरा के चलेगी। और अगर दोनों कांस्टेंट है तो इसमें दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे। तो ये आपका कॉस्ट वाला टॉपिक था जो आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इन टॉपिक में बहुत सारे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। MC AC और कुछ भी नहीं है, बहुत इजी पार्ट है। इनके डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाने हैं टेस्ट में। और उसके अलावा जो एक चीज़ है वो क्या है कि आपको इसके फॉर्मूले जो है बिल्कुल माइंड में रखने हैं, फॉर्मूले उसके भूलने नहीं हैं। तो ये अब जो MC वाली बात हुई है, MC जो है, और जहाँ पे मार्जिनल की हम बात करते हैं, एक्चुअली ना एक पूरा सब्जेक्ट बना हुआ है मार्जिनल के ऊपर। उस सब्जेक्ट का नाम है मार्जिनल इकोनॉमिक्स, यानी कि एक अलग से सब्जेक्ट बना दिया इस चीज़ के लिए। और मार्जिनल इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, मार्जिनल इकोनॉमिक्स में हम पूरी सब रखते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन, मार्जिनल सेल, मार्जिनल कॉस्ट, सब कुछ जो भी मार्जिनल है सब कुछ जो है उस सब्जेक्ट में हम पूरी तरह से पढ़ते हैं। तो जब भी बात मार्जिनल की होगी वो एक अलग चीज़ है और उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, बहुत सारे इसके पर्सपेक्टिव भी हैं। तो आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो मैं एक बार सिलेबस चेक करूँगा कि कौन सा टॉपिक है हमारा नेट में, क्योंकि मुझे एक बार सिलेबस चेक करना पड़ेगा। उसके बाद जो है हम अपना नेक्स्ट टॉपिक भी ऐसे ही रिकॉर्ड करेंगे। और आप सब लोगों को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से बहुत प्यार है, अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार है। तो आई होप मे बी मंडे को आई विल ट्राई कि आप ऑफलाइन क्लास ले और अच्छे से आपकी पढ़ाई स्टार्ट करें। ये चोट वोट तो लगती रहती है, इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपके साथ शेयर करनी है, अगर थोड़ा आपको अजीब भी लगेगा, एक्चुअली आपको बहुत अजीब लगेगा सुन के, इट्स माई पर्सनल थिंग, बट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड करूँ पिछले 6-7 साल से, ठीक है, पिछले 6-7 साल से क्या हो रहा है कि मुझे आई थिंक थोड़ा पहले पता लग जाता है कि मुझे चोट लगने वाली है, अगर मैं आपको सीरियसली बताऊँ। और अगर आप एनालाइज करोगे, मेरे को जो चोट लगी है वो चोट मुझे लगती है मोस्ट ऑफ फरवरी में हर साल पिछले 6-7 साल से, ठीक है।
और मतलब ये पैटर्न है, जनवरी का लास्ट वीक या फरवरी का फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में मुझे चोट लगती है। और अब मुझे चोट की हैबिट भी हो गई है, मुझे पता है कि अब मुझे किसी न किसी तरीके से चोट लगने वाली है। तो मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है ये, ठीक है। और मैं मान के चलता हूँ कि साल में फरवरी या जनवरी के लास्ट में मुझे चोट लगेगी, तो इसके लिए मैं पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने विश भी किया कि सर कैसे हुआ, जल्दी ठीक हो जाओ, इट्स ओके। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे स्टूडेंट मेरी इतनी केयर करते हैं। वेरी बिग थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। और उसके बाद अगर एक चीज़ और है कि मुझे जितनी बार भी चोट लगी है वो हर बार ऐसे मतलब पता नहीं किसी और रीजन से भी लग जाती है, ज़रूरी नहीं है कि स्कूटी पे ही लगी है, स्कूटी पे फर्स्ट टाइम ही लगी है, और बार भी कैसे न कैसे लगती रहती है। तो इसमें बस यही है कि ठीक है, हर चीज़ लाइफ में ज़रूरी है, फिज़िकल पेन भी एक बार सहन करना चाहिए इंसान को, लेकिन अब मुझे काफ़ी इसमें हैबिट हो गई है और मुझे ऐसा लगता है लाइफ लॉन्ग ही चलना है। हर साल जो है जनवरी या फरवरी में चोट लगने का जो सिलसिला है आई थिंक वो जारी ही रहेगा और मुझे उससे कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। तो अभी तो मुझे अब तक जितनी बार भी चोट लगी है सब जो है गुम चोट ही लगती है, पता नहीं क्यों। और गुम चोट का क्या होता है कि उसका दर्द जो है बहुत दिनों तक रहता है। बट जैसे कि मैंने स्टूडेंट को बोल रहा था, आई रियली एन्जॉय दिस पेन, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये चलता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड आई होप आई विल सी यू सून। तब तक के लिए बाय बाय।